नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले पिछले क्लास में हमने एनटीपीसी, जेई, लोको पायलट और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, डिले न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा? दोस्तों, ये सवाल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। अब C क्या है? C क्या है? डिग्री सेल्सियस है। F क्या है? फ़ारेनहाइट है। K क्या है? केल्विन है। और R क्या है? रोमर है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को रोमर में कन्वर्ट करा जा सकता है इस फॉर्मूले से। ये बीच में से सारे हट जाएंगे। और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। ऐसे ही हर एक टेम्परेचर नापने की यूनिट को कन्वर्ट करा जा सकता है इस फॉर्मूले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। तो अब सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि पानी जब उबलता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल पे कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। C बराबर क्या होगा? 100/5 बराबर F माइनस 32/9 हमने उतार दिया है। बाकी इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों पे काम करना है। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 100 इंटू 9/5। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी 20 इंटू 9, 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 180 बराबर ये उतार लेंगे F माइनस 32। अब ये 32 माइनस में है दोस्तों, तो इक्वल टू के जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 180 और प्लस कितना हो जाएगा? 180 और प्लस 32 जोड़ देंगे 2, 8 3 11 और ये 1 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों, सितार तो है, बांसुरी भी है, कन्हैया जी बजाते थे, तानपुरा भी है। दोस्तों, मादल जो है वो भारतीय वाद्य यंत्र नहीं है। मादल जो है वो नेपाल में बजाया जाने वाला एक ढोलक के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसे दोनों हाथों से, जैसे सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर हम ढोलक के आकार का बना देते हैं और उसको बजाते हैं। तो ये नेपाल का वाद्य यंत्र है, जो कि भारत का नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ढोलक के आकार का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे ये ढोलक की तरह बजाया जाता है। ठीक है, और अगला क्या है? तानपुरा। तानपुरा भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तानपुरा पूरा ऐसे लग रहा है कि वीणा की तरह ये हमें दिखाई दे रहा है। अगला क्या कह रहा है? सितार। सितार भी देख सकते हैं आप कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा मत कहना कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे बजाते हैं ये भी नहीं पता है, बजाते हुए बहुत देखा हुआ है। अब इस समय के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुके हैं, लेकिन जो धुन, जो सुर इन वाद्य यंत्रों में आता था, वो धुन और वो सुर ये नए टेक्नोलॉजी वाले वाद्य यंत्र नहीं ला पाते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छा तो मुझे यही लगता है, पुराने वाले बांसुरी कन्हैया जी बजाते थे। एक बार शांत होकर के अंधेरे कमरे में और आंख बंद करके इस बांसुरी की आवाज को सुनिए, बहुत ही सुकून आपके माइंड को देने वाला है। ये मैंने ट्राई करा है, आप भी ट्राई करिए। ठीक है, हालांकि इस समय नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मादल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग या कौन सा अंग
ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? बताइए दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आंखें। दोस्तों, ग्लूकोमा एक आंखों की बीमारी है जिसमें लोग बाग को देखना बंद हो जाता है यदि ग्लूकोमा रोग से प्रभावित है तो। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? यकृत। यकृत को कौन सा बीमारी प्रभावित करती है? बताइए। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, जिसे कहते हैं पीलिया। पीलिया रोग जो होता है वो लीवर को प्रभावित करता है। गुर्दे, गुर्दे को कौन प्रभावित करता है? दोस्तों, ज्यादातर हम जब सारू दरा वगैरह पीते हैं, जो भी कोई पीता है, तो किडनी पे भी असर पड़ता है, उसे किडनी को गुर्दा भी कहते हैं। कान, कान का तो इन्फेक्शन डिजीज है, उस पर बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जब पड़ता है जब हम अधिक डेसिबल के ध्वनि को ईयरफोन लगा करके सुनते हैं, उस समय हमारे कानों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करें। बताएं दोस्तों, क्या कह रहा है? नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करें। बताइए दोस्तों, ऐसे सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सवाल बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है, विद्यार्थियों के आयु का योग बराबर क्या होता है? औसत आयु इंटू विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो पहले कितने थे? पहले औसत आयु कितनी थी? 15, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 40। ठीक है, तो योग कितना हो गया? 15 चौक को 60, यानी 600 उनका योग हो गया, विद्यार्थियों की आयु का योग। अब जब नए विद्यार्थी 10 जुड़ गए दोस्तों, तो जाहिर सी बात है संख्या पहले 40 थी, पहले 40 थी, अब 10 जुड़ गए तो कितना हो जाएगा? 50। तो पहले तो 40 थी, अब 10 जुड़ गए हैं 50। लेकिन जो औसत आयु है उसमें 0.2 जुड़ गया है, यानी वृद्धि हो गई है, तो 15.2, यानी यहाँ 0.2 का है ना, 0.2 की वृद्धि हुई है, तो 15.2 हो गया। अब इसका योग निकालेंगे। अब जुड़ने के बाद विद्यार्थियों की आयु का योग जब निकालेंगे तो ये 0 को हटा देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, माइंड में रहेगा वहीं पे। 5 दूना के 10, हाथ में लगा 1, 5 पचे 25, 1 26, हाथ में लगा 2, 5 1 5 2 7, यानी अब ये जब 0 यहाँ पे आ जाएगा जो हटाया था, तो ये एक अंक पे दशमलव है ना, तो ये एक अंक दशमलव गया, यानी इसकी दशमलव के बाद वाले की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 700। पहले विद्यार्थियों की आयु का योग कितना था? 600। ठीक है, लेकिन 10 विद्यार्थी जुड़ने के बाद विद्यार्थियों के आयु का योग कितना हो गया? 660, यानी 10 विद्यार्थी जुड़ने के बाद हुआ है दोस्तों। तब इसका अंतर कर देंगे, कितना बड़ा है ये? 600 में से घटा देंगे ये, तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये 160। दोस्तों 160 अंक जुड़ गए हैं किसमें? 10 विद्यार्थियों के आने से 160। तो एक विद्यार्थी का कितना हो जाएगा? एक विद्यार्थी की आयु कितना हो जाएगा? 160 बटे 10, यानी 16 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष। चलो इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मान लो लागत हमारा कितना है? 100 रुपए। ठीक है, तो 30% अधिक अंकित करता है, तो 30 मतलब 130 रुपए कर देता है, उसका मूल्य कितना कर देता है?
130 रुपए। ठीक है, लेकिन नगद भुगतान पर 10% का छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति उसे नगद पैसे देता है तो कहता है कि आप 10 रुपए की छूट ले लीजिए। ठीक है, तो छूट देता है। वास्तविकता में उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, मतलब 10% की छूट देने के बाद भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ एक्चुअल में। दोस्तों देखो, पहले मान लो 100 रुपए था उसका मूल्य, 30% बढ़ा दिया, यानी कितने रुपए हो गया, 130 रुपए। ठीक है, ये रुपए में भी चल रहा है और प्रतिशत में भी ये वैल्यू आएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमने सीपी 100 रुपए लिया है। ठीक है, अब 30 रुपए बढ़ने के बाद कितना हो गया, 130। अब कह रहा है कि 10% की छूट देता है यदि कोई नगद उसे पैसा देता है, कैश। कैश में 10% छूट, 90 कर देंगे, छूट हमेशा घट जाता है। अब कर देंगे कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 9 117, यानी पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की, अब कितना होगी, 117 रुपए की वो बेच रहा है। तो पहले 100% पे इतना था, अब 117% हो रहा है, यानी प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, पहले 100% था, अब 17 रुपए की वृद्धि होने के बाद, 17% की वृद्धि होने के बाद वो कितना हो गया, 117 रुपए। ठीक है, तो एक्चुअल में वृद्धि कितना, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है वास्तविक में, उसे 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले 100 रुपए का बेच रहा था, 30% का लाभ उसने प्रॉफिट पे अंकित कर दिया। ठीक है, अब उसे कह रहा है 10% छूट दे रहा है, तो 10 रुपए का छूट देने के बाद हो गया कितना, 117। हालांकि स्टार्टिंग में 100 रुपए का था, अब 117 रुपए का बेच रहा है, तो एक्चुअल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 17% का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुज, विक्रम और समीर। अनुज, विक्रम और समीर, अनुज को हम ए लिख देते हैं, विक्रम को हम बी लिख देते हैं, समीर को हम सी लिख देते हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि अनुज, विक्रम और समीर एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में अकेले पूरा करते हैं। अनुज अकेले कार्य करता है और प्रति तीसरे दिन वह विक्रम और समीर की सहायता लेता है। कितने दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, बताइए। सवाल बिल्कुल आसान है, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है। इसमें क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 से 20 का डिवाइड करेंगे तो 3, और ये जो 60 निकलता है दोस्तों, ये टोटल काम होता है, क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, 60, और ये जो निकला है ये 3, ये 3 जो है ये इफिशियंसी है। ये क्या है, इफिशियंसी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता, प्रत्येक की क्षमता। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3, बी की कितना क्षमता हो जाएगी, 60/30 बराबर 2, और सी की कितनी क्षमता हो जाएगी, 60/60 बराबर 1। टोटल क्षमता कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है कि समीर पहले दिन तो कौन काम करेगा, पहले दिन अकेले अनुज काम करेगा, उसकी क्षमता कितनी है, 3। दूसरे दिन भी अनुज काम करेगा, उसकी क्षमता कितनी है, 3। तीसरे दिन अनुज, विक्रम और समीर तीनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उनकी मदद करते हैं, किसकी, अनुज की। तीसरे दिन ये दोनों मदद, विनय और समीर, ठीक है, विक्रम विक्रम और समीर दोनों इसकी मदद करते हैं अनुज की। तो उस दिन, तीसरे वाले दिन कितनी क्षमता हो जाएगी, 6, तीनों का जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी 3 इधर कर देता हूं, 3 दिन में टोटल क्षमता कितनी हो गई,
तीन, अच्छा 3 9 3 12, टोटल क्षमता कितनी होगी 12। दोस्तों टोटल काम कितना है 60, तो कितना गुणा करेंगे 5, 12 पांचे 60, और इधर भी 5 का गुणा कर देंगे तो 3 पांचे 15, यानी 15 दिन में ये पूरा जो 60 काम है वो कर लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क को इसी इफिशियंसी और डेज पे लेकर के हम इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है राकेश ने एक कलाई घड़ी उस पर अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। राकेश ने एक कलाई घड़ी उस पर अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदी। मान लो कि उस पर 100 रुपए अंकित था, यानी 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% की छूट कहने का अर्थ ये हुआ कि वो 80% पे वस्तु को खरीदा था। किसने? राकेश ने। ठीक है, कि राकेश ने उसे उस पर अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। मतलब पहले तो 80%, 20% की छूट पे खरीदा। राकेश ने सबसे पहले क्या करा, 20% की छूट पे खरीदा। ठीक है, और कितने प्रतिशत पे बेच दिया? अंकित मूल्य के 15% पे बेच दिया। यानी पहले 100% गया, अब फिर इस पे 15% के बेच दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 115। स्टार्टिंग में कितने पे था वो 80%, अब हो गया है 115%। तो अंतर कितना हुआ 20 10 35। ठीक है, और शुरू में जब खरीदा था तो उसका मूल्य कितना था 80, तो इसका डिवाइड कर देंगे इंटू 100, कैलकुलेशन कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 2 चौके 8, 2 पांचे 10। अब इससे कर देंगे 2 2 पांचे 2, 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे नहीं, रुक जाओ। ये है ना 35 बटे 4। ठीक है, अब देखिए 5 पच्चे 25 को 5, 5 पच्चे 25 को 5, 5 15, 2 17 बटे के 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौक को 16, एक यहाँ गया 15, फिर 4 12, 3 हो गया 30 हो गया, और 4 साते 10 आ जाएगा, 4 साते 28, बचा 2 20 हो जाएगा, और 4 पांचे 20, यानी 43.75 इसका आंसर हो जाएगा। 43.75 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43.75। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ी जो समान दिशा में जा रही है। मान लो एक ये रेलगाड़ी हो गई और दूसरी रेलगाड़ी ये हो गई। ठीक है, ये इंजन हो गया और ये डीजल इंजन है, मान लो धुआं दे रहा है, और ये पैसेंजर की खिड़की वगैरह है, गेट खिड़की गेट खिड़की गेट। और वैसे इसमें भी है खिड़की गेट
खिड़की गेट, खिड़की गेट, खिड़की गेट, ये धुआं है। अच्छा पहिया तो बनाए नहीं, ठीक है पहिया ही बना देते हैं, ठीक है ओके। इंजन में भी नहीं है, चलो ठीक है, ये ट्रैक पे दोनों जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं, अब उसमें कह रहा है एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। मान लो ये है 40 है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और दूसरी क्या कर रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। दोस्तों जब दो रेलगाड़ी या दो वस्तु किसी सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो उनकी जो चाल होती है वो माइनस हो जाती है, और जब कोई दो वस्तु या कोई दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से चल रही होती हैं तो उनकी चाल क्या होती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में चलने की वजह से ये 40 माइनस 22 बराबर 18, 40 माइनस 22 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो स्पीड है एक्चुअल में, जो औसत चाल है, सापेक्ष चाल है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ओके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है ये एक दूसरे को मान लो ये वाली जो ट्रेन है वो आगे चली जाएगी और ये पीछे ही रह जाएगी। जाहिर सी बात है जिसकी चाल कम है वो पीछे रह जाएगी और जिसकी चाल ज्यादा है वो आगे हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट बाद, यानी 1 मिनट में मान लो ये ट्रेन है, इसकी 40 है, इसकी 25 है, तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है। अब ये 1 मिनट यहां से लेके यहां तक आने में ये 1 मिनट का समय लेता है जब इसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, मान लो इसकी लंबाई कितनी है 125 मीटर, ठीक है 125 मीटर है, तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी 25 मीटर दे दिया है। दोस्तों एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप कि जो वैल्यू है ऑप्शन में वो मीटर में है, यानी जो वैल्यू आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, ठीक है। तो स्पीड को भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, आसान तरीका, हमें क्या करना है ज्यादा से कम को करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करना होगा, यानी ज्यादा से कम, तो इसका सही रूल होता है कम से ज्यादा का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब 18 से 18 कैंसिल हो गया, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड, ये वैल्यू आ गई मीटर प्रति सेकंड में। 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो था वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब ये तो स्पीड हमारा निकल गया, स्पीड बराबर कितना निकल गया 5। अब दोस्तों दूरी हमें पता करना है। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है कि एक ट्रेन की लंबाई x है और प्लस दूसरी की 125 दिया है जो क्वेश्चन में दिया है, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है एक मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है। और चाल स्पीड कितनी थी 5। बस इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 6 5 300, यानी x प्लस 125 बराबर 300, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 300 माइनस 125, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 जाए 7, और यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 जाए 1, यानी 175 मीटर की दूसरी लंबाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर थी, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी
175 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी कोई सेम डायरेक्शन में ट्रेन या साइकिल या कोई बस जा रही होती है तो जो उसकी चाल होती है वो माइनस हो जाती है एक दूसरे के सापेक्ष में, और जब वो एक दूसरे के विपरीत जा रही होती है तो उनकी चाल जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्पीड बाय डिस्टेंस अपन टाइम हो गया, ये अपनी दूरी के ही अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, यानी दूरी इनकी लंबाई ही होगी, इनकी लंबाई का योग होगा। तो एक का तो हमने x मान लिया, दूसरे का मान लिया था 125। ठीक है, और टाइम कितना था 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और हमारा स्पीड, हमारा रिलेटिव स्पीड हमने सापेक्ष चाल हमने निकाल लिया था 5 मीटर प्रति सेकेंड। उस वैल्यू को हमने रख दिया है हमारा कैलकुलेशन आकर के, जो x का मान हो गया, x मान यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 175। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न कह रहा है 2560 पर 25% प्रति वर्ष की दर पर 6 माह की रकम बताएं यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। बताइए दोस्तों, ये सीआई का प्रश्न है। सीआई के प्रश्न में सिर्फ फॉर्मूला बेस है, इसमें कोई विधि मांग नहीं लगाना है। सीआई का फॉर्मूला होता है सीआई बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। टी क्या है? पी क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। आर क्या है? रेट है या दर है। टी क्या है? टाइम है, यानी कितने बार वो किस्त दे रहा है। ध्यान देना दोस्तों, कितनी बार ब्याज लग रहा है। पहली बार इसी वस्तु का पी बराबर हमारा दे दिया है कितना 2560, आर बराबर दे दिया है 25%। दोस्तों यहां ध्यान देना, 25% प्रति वर्ष है, ये प्रति वर्ष है। यदि 25% प्रति वर्ष है तो एक 3 माह में कितना हो जाएगा? आर बराबर 25 डिवाइडेड बाई 4। इतना समझ में आ गया? क्योंकि ये तिमाही दे रहा है ना ब्याज, तो ये डिवाइड हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, यानी 3 चौक 12 होता है ना। एक महीना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने के हिसाब से 4 से डिवाइड हो गया। अच्छा, और कह रहा है कि तिमाही है तो 6 वर्ष में 2 ही बार तो होगा, तो टी बराबर 2। अब इसको इसमें रख देना है 2560 कोष्टक में 1 प्लस आर कितना है 25/4 इंटू 100 के पावर 2। अब क्या दिख रहा है सर? ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 16, 4 चौको 16, यानी 1 प्लस 1/16 हो जाएगा। और 16 कम 16 17/16, यहां तक आ गया के पावर 2 है। अब ध्यान देने, इसको 17/16 के पावर 2 कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 17/16 गुणे 17/16 और गुणे 2560। हमने ऐसे एज इट इज कर दिया। ठीक है, अब काटेंगे 16 एकम 16 बचा कितना 96, 16 छक्का 96। अब किसे कट रहा है? इस 16 से, 16 एकम 16, ये 10, यानी अब यहां से देख लो 17 इंटू 17 यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर को हम जानते हैं 289 होता है, 289 ये और 10 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2890 इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? 2890, ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों ये स्क्वायर भी मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में कि स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए किसी भी शर्त में। चलो 20 तक हम आपको याद भी करवा देते हैं, लिखवा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो कम से कम आपको 4 तक का स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है यदि आप एनटीपीसी, जेई, लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 बराबर की रकम 10% की दर पर क्रमशः 4 वर्ष में और 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि इन दोनों अवधि के अंतराल के ब्याजों के में अंतर 220 रुपए है तो प्रत्येक राशि है, मतलब प्रत्येक राशि यानी वो राशि याद करनी है कि वो कितनी है। दोस्तों अंतर कह रहा है कितना, 220। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे रेट कितना है, 10% है और P हमें पता नहीं है और ये दोनों सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। ठीक है, दोनों रेट के लिए जो P है वो सेम है। ठीक है, तो इसका अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर बराबर 220 रुपए, ये प्रश्न में दे दिया है आपके। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, 220 रुपए अंतर दे दिया है तो हम अंतर ही निकाल लेते हैं। तो CI बराबर कितना होता है, अरे SI बराबर कितना होता है, P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100, उसी पे रख देंगे। P कितना है हमें नहीं पता है, X इंटू R कितना है, R कितना है 10, इंटू T कितना है, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100, माइनस यहाँ भी P कितना है, X ही है, अरे P X ही है। ठीक है, X इंटू 10 वर्ष इंटू ये 4 वर्षों के लिए दे रहा है, ये ध्यान देना है, बटे 100। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये 100 ही होगा। ये 5 10 बचे 50x, 50x माइनस 40x बराबर कितना, यहाँ पे बराबर नहीं लिखे थे 220, यहाँ भी हो जाएगा 220। तो 50x में से 40x चला गया तो कितना है 10x बराबर, ये चीज इधर चली जाएगी तो डबल जीरो जुड़ जाएगा, 220 था, डबल जीरो आ गया और डिवाइडेड बाई ये x का मान ज्ञात करेंगे तो ये बीच में 10 हो जाएगा, इस सोना से इस सोना कट गया, यानी टोटल कितना हो जाएगा 22। x का मान कितना आ गया, x बराबर 2200, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा मूलधन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता कहने का मतलब कि पासिंग मार्क। ठीक है, पासिंग मार्क प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है बताइए। कह रहा है साधारण है यार, जैसे अपना परसेंटेज निकालते हैं ना वही तो निकालना है। कह रहा है कि 522 में 600 में से 522 चाहिए, 600 में से 522 चाहिए,
तो कितना प्रतिशत अर्हता हो गई, इंटू 100 कर देना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, कटेगा क्या, 6 5 30 48 6 48, ठीक है। और बचा 4, 6 चौको 24, 6 7 42, यानी 87% आपको अर्हता, यानी मिनिमम कितना पाना चाहिए, 87%, ठीक है। यदि इस 100 नंबर का क्वेश्चन है या 100 नंबर का पूर्णांक है, तो कम से कम आपको 87% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।